प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कविता कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता दूसरे तार सप्तक के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। इस कविता में कवि टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम हैं, जिनको सामाजिक हित के साथ जोड़ा जाता है, उन कार्यक्रमों की पोल पट्टी खोलते हैं। कवि इस कविता में बताते हैं कि मीडिया जो कि आज अपने आप को समाज का या हम ये कहें कि पत्रकारिता का लोगों का हितैषी कहता है, वह मीडिया लोगों की भावनाओं का किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, यह भाव कवि ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि मीडिया अपनी टीआरपी के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए किस तरह से लोगों की भावनाएं, लोगों के दुख, लोगों के दर्द को समझे बिना उनको बेचता है और अपना फायदा सोचता है। तो यह भाव हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले जो लोग हैं, मतलब जो संचालक है, जो कि कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, वो लोग अपने आप को समर्थ शक्तिवान मानते हैं। उनके अनुसार वो लोग जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। समाज की जो शक्ति है, समाज को संचालित करने की जो शक्ति है, वो उनके हाथ में है। वो समर्थ हैं, पूरी तरह से संपन्न हैं, शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, और क्या कहते हैं कि हम एक कमज़ोर व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे और उस कमज़ोर व्यक्ति को हम एक बंद कमरे में, अर्थात वो जो स्टूडियो होगा, उस स्टूडियो में लेकर आएंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? यहाँ इतना पढ़ के हमें पता चल रहा है कि अपाहिज शब्द प्रयोग किया जाता है शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अक्षम है, शारीरिक रूप से अगर कोई कमज़ोरी है उसके लिए। तो कहते हैं कि हम शक्तिवान लोग हैं। हम जब किसी कमज़ोर व्यक्ति को, शारीरिक रूप तौर पे जो कमज़ोर है, उस व्यक्ति को हम जब स्टूडियो में लेकर आएंगे तो उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे? आप क्या अपाहिज हैं? अब आप ये समझ सकते हैं, यद्यपि दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति अपाहिज है, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो संचालक जो है वो प्रश्न पूछेगा कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगला प्रश्न वो उनसे पूछेगा कि बताइए आप क्यों अपाहिज हैं। ये अब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर है तो ये उसको नहीं, मतलब ये तो ईश्वर ने उसको दिया है, या कोई अक्षमता उसके अंदर हो गई तो उसको नहीं पता कि वो क्यों अपाहिज है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। तो अब बताइए, किसी के अंदर भी अगर कोई शारीरिक कमज़ोरी है या किसी भी तरह की कमज़ोरी है, क्या वो कमज़ोरी किसी व्यक्ति को खुशी दे सकती है? नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी संचालक जो है उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उससे प्रश्न पूछता है कि क्या आपका ये अपाहिजपन आपको दुख देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब क्या कहना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसको कैमरे के सामने लाया गया, अब जब इतनी बात हो गई, कोई अक्षम व्यक्ति है, जब इतना उससे पूछ लिया, हाँ जी आप अपाहिज हैं, क्यों अपाहिज हैं, क्या ये शारीरिक कमज़ोरी आपको दुख देती है, जब किसी व्यक्ति से इतनी बात पूछी तो क्या होगा? उसका मतलब ये बात स्वाभाविक है कि वो रोने लगेगा। तो वो जो संचालक है, वो संचालक कैमरामैन को कहता है कि आप अपना कैमरा जो है वो सामने लेकर आओ और बड़ी बड़ी इसकी जो फोटो है, वो फोटो जो है वो इस कैमरे पर दिखाओ। उसको ऐसे कहेगा। अब एक चीज़ और जो इस कविता में आपने पहली बार देखी होगी, ये कोष्ठक का प्रयोग किया है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। ये कोष्ठक आपने ज़्यादातर देखा होगा, कोई नाटक जब लिखा जाता है तो उस नाटक में होती हैं ये नाटकीय शैली। तो रघुवीर सहाय ने ये नाटकीय शैली का इस्तेमाल इस कविता में किया है। तो ये बात वो कैमरामैन को कहता है कि बड़ा करके इस
अक्षम व्यक्ति को कैमरे पर दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर से प्रश्न पूछता है कि बताइए आपका क्या दुख है, आपको आप जो है वो कैसा महसूस करते हैं, आप इस तरह से अक्षमता आपके अंदर है तो आप कैसा महसूस करते हैं, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएंगे तो वो उसको कहते हैं कि जल्दी से बताइए, आप हमें अपने भाव को जल्दी से अभिव्यक्त कीजिए हमारे सामने। और फिर खुद ही उत्तर देते हैं कि कहते हैं कि इतने दुख को आप हमारे सामने तो व्यक्त नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। बार बार उसको उकसा रहा है बताने के लिए कि बार बार कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये बात जो है उसको बार बार उकसा कर कह रहा है कि बताइए तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे अपने इस दुख के बारे में बताइए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब देखिए ये प्रश्न मतलब सोचने वाला है कि एक व्यक्ति जिसमें किसी तरह की कमजोरी है, जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, परेशान है, हम कह रहे हैं हम सामाजिक उद्देश्य का एक कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उस व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है। सोचिए कि आप थोड़ा सोचिए कि आपका ये अपाहिजपन आपको दुख देता है क्या ये आपकी शारीरिक रूप से आपके अंदर जो कमजोरी है, ये कमजोरी आपको किसी तरह से परेशान करती है। कहते बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब आप ये प्रश्न देखिए, मतलब कितना अंदर से हिला देने वाला प्रश्न है कि अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा लगता है किसी को भी, किसी तरह की विकलांगता अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको कैसा लगेगा, यानी कैसा लगता है। उसे फिर प्रश्न करता है कि बताइए आपको कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। वो फिर से प्रश्न पूछते हैं कि उसका इंतजार नहीं करता कि वो कैसा जवाब देता है, बल्कि खुद इशारा करके बताता है कि हाँ शायद आपको कुछ इस तरह से लगता होगा, शायद तुम्हें कुछ इस तरह से लग रहा होगा। उसको खुद से ही ऑप्शन देता है कि इन ऑप्शन में से कोई एक आप विकल्प चुन लीजिए, शायद आपको इस तरह का लग रहा होगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उसको फिर से कहता है कि आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए इस बात को और अच्छे से मुझे बताने का कि आपको कैसा लग रहा है। इस अपाहिजपन के साथ आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्या आपको ये कष्ट देता है? अगर देता है तो आपको कैसा लगता है? यह अवसर खो देंगे। ब्रैकेट में देखिए क्या क्या लिखा है उसके लिए कि आप ये अवसर जो है वो खो देंगे। आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और अवसर क्या है कि आप अपनी पीड़ा को टेलीविजन के सामने अभिव्यक्त करेंगे। जब पीड़ा को टेलीविजन के सामने अभिव्यक्त करेंगे तो उस पीड़ा का, उस दर्द का जो एहसास है, वो एहसास टेलीविजन के बाहर जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वो दर्शक भी इस पीड़ा का एहसास कर पाएंगे। तो वो उसको कहता है कि यह अवसर खो देंगे आप, कि टेलीविजन पर आज आकर आपको अपनी भाव को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को अभिव्यक्त करने का जो अवसर मिला है, ये अवसर आप खो देंगे अगर आपने नहीं बताया तो। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। और अब कवि देखिए क्या कह रहे हैं कि वो जो संचालक है बार बार क्या प्रयास करता है कि उसको बार बार जो है वो बार बार उसको पॉइंट आउट करता है, बार बार उसको पिन करता है कि भाई तुम जल्दी बताओ तुम्हें कैसा एहसास हो रहा है। जब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा, वो साक्षात्कार देने के लिए जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति रो पड़ेगा। तो चाहता भी संचालक यही है कि उस व्यक्ति को रुला दे वो किसी ना किसी तरह। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब कवि आपसे प्रश्न करते हैं, दर्शक से प्रश्न करते हैं कि क्या दर्शक भी इंतजार करते हैं कि अगर वो कोई इस तरह का कार्यक्रम देख रहे हैं तो दर्शक भी इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति जो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है, वो पीड़ा को अभिव्यक्त करता करता रो पड़े। तो ये दर्शक वर्ग के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कवि का, कि अगर हम चाहते हैं तो इस तरह का प्रसंग जो है वो हमें दिखाया जाता है। तो देखते हैं हम कि एक सामाजिक उद्देश्य का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से संवेदनहीन हो जाता है, कि संचालक है वो भी प्रयास कर रहा है कि रो पड़े, और बाहर बैठे दर्शक भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि अंदर का व्यक्ति जिससे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो व्यक्ति रो पड़े। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कि आपसे ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप जो है दर्शक वर्ग इस चीज को देख रहा है या नहीं देख रहा है।
या वो ऐसा चाहता है या नहीं चाहता है। सामाजिक उद्देश्य का ये कार्यक्रम जो है वो नाटक का रूप धारण कर लेता है, जिसमें कहीं भी आपको संवेदनाएं नहीं नजर आएंगी। वो एक नाटक नजर आएगा कि हाँ सब कुछ पहले से फिक्स है, यहाँ लाकर ऐसे बुलाया जाएगा, वो व्यक्ति रो पड़ेगा, उसको देखकर दर्शक भी रो पड़ेंगे और इस तरह से कार्यक्रम की जो टीआरपी है, लोकप्रियता है, वो बढ़ जाएगी और कार्यक्रम को चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम को और ज़्यादा देखेंगे और उनका मुनाफा बढ़ेगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। तो कवि क्या कहते हैं कि जब ये उद्देश्य जो है वो पूरा होने वाला होगा, मतलब वो जो साक्षात्कार ले रहा है, संचालक है जो, जब ये उद्देश्य उसका पूर्ण हो गया कि वो उसको रुलाने में सक्षम हो गया, कि साक्षात्कार वाला व्यक्ति रो पड़ा, पर्दे पर दिखलाएंगे। जब वो रोया तो उसके रोने के बाद आंखों की जो अवस्था होगी, उसकी फूली हुई बड़ी बड़ी आंखों की तस्वीर कैमरे पर दिखाई जाएगी। ये बड़ा एक स्वाभाविक सा है कि आपने देखा ही होगा। हमेशा हम किसी, चाहे तो समाचार वाले चैनल पर देख लें या फिर किसी नाटक में देख लें, जब भी कोई व्यक्ति रोना शुरू करता है तो कैमरे के सामने उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती हैं, उसके आंसू बहते हुए दिखाई जाते हैं। कारण क्या है? लोकप्रियता, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट। कसमसाहट शब्द का अर्थ होता है व्याकुलता। और वो जो व्यक्ति, जो बेचैनी है उसके अंदर, जो उसके मन के अंदर दुख है, जिस दुख को वो अपने होठों तक नहीं ला पा रहा है, वो बेचैनी को भी उस फोटो में दिखाने का प्रयास, उस तस्वीर में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और कवि क्या कह रहे हैं इस ब्रैकेट में जो लिखा है उसके माध्यम से, कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि वो जो बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि आंसुओं के कारण सूज गई, और वो उसके होठों पर बेचैनी जो है, कवि कहता है यही उसकी अपंगता की पीड़ा है, जिसको वो हम सब लोगों के सामने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, कि यही उसकी पीड़ा है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए। तो वो फिर से उनको कहता है फिर से प्रयास, क्योंकि इतना कुछ कहने के बाद भी, इतने सारे प्रश्न करने के बाद भी, वो व्यक्ति जो साक्षात्कार देने आया है, जिसके अंदर एक कमजोरी है, जिस कमजोरी को के कारण होने वाले दुख को प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, जब वो व्यक्ति नहीं रोता है संचालक के इतने प्रश्न पूछने पर भी, तो वो कहता है एक और कोशिश, कि हम एक और प्रयास करते हैं। दर्शकों से कहता है कि आप धीरज रखिए। किस चीज़ का धीरज रखिए? कि मैं इससे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये रोएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर से कोष्ठक में एक बात कहता है, क्या कहता है? हमें इन दोनों को एक बार फिर से एक साथ रुलाना है, आप जो है वो थोड़ा सा सब्र कीजिए, धीरज रखिए। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। संचालक को जब लग रहा था कि कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्ति की ओर है, और ये तो मेरी इतनी सारी बातें कहने के बाद भी किसी तरह के भाव को व्यक्त नहीं कर रहा है, आप और वह पीछे कह रहा है कि हमें आप दोनों को एक साथ में रुलाना है, लेकिन जब वो नहीं रोए, तो उसको, जब जो व्यक्ति साक्षात्कार देने आया वही व्यक्ति नहीं रोया, तो बाहर वाले दर्शकों को भी उससे करुणा कम होगी, उससे थोड़ी सहानुभूति कम होगी। तो वो कैमरामैन को कहता है कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, कि ये व्यक्ति इतना कहने के बाद भी नहीं रोया, तो बस इसको रहने दो। और उसको कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, कि आज टेलीविज़न पर करोड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं, आज इस पर्दे पर, इस एक जगह पर हमने आपको स्थान दिया, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का, अपनी पीड़ा को लोगों से अभिव्यक्त कराने का, अपनी पीड़ा को लोगों के साथ बांटने का हमने जो ये आपको अवसर दिया, ये अवसर आपने खो दिया है, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है और हम इतना समय जो है वो आपके लिए और खराब नहीं कर सकते। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। अब कहता है कि हम सब मुस्कुराएंगे। वो कैमरामैन को कहता है कि अब कैमरे की ओर देखकर कहता है कि अब हम सब मुस्कुराएंगे, और दर्शकों को संबोधित करता हुआ कहता है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि सामाजिक उद्देश्य जिसमें समाज का एक व्यक्ति जिसकी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी जा रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से, उस अभिव्यक्ति से युक्त कार्यक्रम आप जो है वो देख रहे थे। बस
थोड़ी ही कसर रह गई, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अगर ये व्यक्ति जो है वो मेरी इतनी बातों के पूछने के बाद भी अगर रो पड़ता तो ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में इसको समय देना, यहाँ पर इसको बुलाना, एक इस तरह का विषय लेना जो कि सामाजिक उद्देश्यों से परिपूर्ण है, वो दोनों बातें सार्थक हो गई होती। तो इस कविता में हमने देखा कि किस तरह से कार्यक्रम निर्माता जो हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी के भी दुख को, किसी की संवेदना को, किसी के भाव को, किसी की पीड़ा को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ठीक, तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समाप्त करें उससे पहले इस कविता का काव्यगत सौंदर्य हम देख लेते हैं एक बार। ये जो कविता है, क्योंकि हमारे पास ये काव्य सौंदर्य भी रहने वाला है, तो पूरी जो कविता है उस कविता का मुख्य भाव है कि मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह से मीडिया संवेदनहीन है, उस पर प्रकाश डाला है। साहित्य खड़ी बोली है, आधुनिक काल के कवि हैं रघुवीर सहाय, तो उनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। नाटकीय शैली, जो कि मैंने आपको बताया कि बीच बीच में जो कोष्ठक का इस्तेमाल किया है वो मुख्य तौर पर नाटकों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रघुवीर सहाय की शैली नाटकीय है। ही भी आपने देखा होगा कई जगहों पर ये अव्ययों का इस्तेमाल किया है, तो सुंदर इस्तेमाल इनका किया है। मुक्त छंद है, आधुनिक काल है तो मुक्त छंद का प्रयोग किया है। कविता में दृश्य बिंब और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, दृश्य बिंब है पूरी कविता में। कोष्ठक में वाक्यों का प्रयोग काव्य में एक नया प्रयोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नाटकों में प्रयोग होने वाली विधा है और इसका काव्य में नया प्रयोग किया है रघुवीर सहाय ने। संवाद शैली का सुंदर प्रयोग किया है, संवाद दिखाए हैं जिसमें एक संचालक है और दूसरा व्यक्ति जो कि साक्षात्कार देने के लिए आया, दोनों के बीच में संवाद चल रहे हैं। ठीक, वो बार बार उनसे पूछ रहे हैं। संवाद ये तो नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति अभिव्यक्ति कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति लगातार प्रश्न पूछ रहा है, तो इस शैली का भी सुंदर प्रयोग इसमें किया है। तो आप कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।